हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का आज तीसरा वीडियो हम करने वाले हैं। दो वीडियो कर चुके हैं और इन दो वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण की बात की। पहले वीडियो में बच्चों हमने ये देखा कि जब भी दो द्रव्यमान होंगे एक दूसरे पे बल लगाएंगे। दुनिया में जितने भी द्रव्यमान हैं वे सब एक दूसरे पे बल लगाएंगे। न्यूटन ने अपना नियम दिया और कहा कि अगर ये बिंदु द्रव्यमान है तब हम इनके बीच के लगने वाले बल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसकी गणना भी कर सकते हैं। अगर दो द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर के बल से आकर्षित करते हैं। दूसरे वीडियो में बच्चों हमने बात की कि अगर दो बिंदु द्रव्यमान की जगह बहुत सारे बिंदु द्रव्यमान हों तब उनमें से किसी एक द्रव्यमान पे लगने वाला बल हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमने अध्यारोपण के सिद्धांत की बात की पिछले वीडियो में। आज बात करेंगे बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र की। ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, क्या इसका सूत्र है और क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी, ये सब बात आज के वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का वीडियो और हेडिंग लगा लीजिए गुरुत्वीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों हमने ये देख लिया कि एक द्रव्यमान ये m1 है और एक द्रव्यमान ये m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं। अगर इनके बीच की दूरी r है और ये बिंदु द्रव्यमान है तो इस f का मान g m1 m2 बटे r स्क्वायर होगा। आपने कहा हाँ। तो बच्चों इस m2 पे बल किसने लगाया? आपका जवाब होगा भैया m1 ने लगाया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अच्छा m1 पे किसने बल लगाया? आप कहोगे भैया m2 ने बल लगाया m1 पे, m2 पे m1 लगा रहा है, m1 पे m2 लगा रहा है। ठीक है, हुआ ये बच्चों, इसको और अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई राशि की कल्पना की। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये मानते हैं कि पहले इस द्रव्यमान ने अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र बनाया होगा और उस क्षेत्र के अंदर ये m2 आया होगा, तब इस m2 पे बल लगा होगा। मतलब कहने की बात यह है कि m1 m2 के ऊपर सीधा बल नहीं लगा रहा है, ये पहले अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है, एक एरिया का निर्माण करता है। अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा द्रव्यमान आएगा तो उस पर बल लगेगा और अगर वो द्रव्यमान उस क्षेत्र के अंदर नहीं आया तो उस पर बल नहीं लगेगा। क्लियर बात है? इसी क्षेत्र को बच्चों जो द्रव्यमान अपने चारों तरफ बना रहा है और उस क्षेत्र के अंदर आने पर कोई दूसरा द्रव्यमान उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस करेगा, उस क्षेत्र को अनुभव करेगा, इसी क्षेत्र को बच्चों हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। सिंपल बात। कौन बनाता है गुरुत्वीय क्षेत्र? द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? कैसा भी द्रव्यमान। क्या पृथ्वी भी अपना गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती है? बिल्कुल। आप इस मार्कर को छोड़ के देखो, ये नीचे भागेगा। कौन खींच रहा है इसको अपनी तरफ? पृथ्वी के द्वारा बनाया गया गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये कल्पना की गई, ये ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है सच में। कभी आप ये सोचो कि हाँ ऐसा क्षेत्र है, ये कल्पना की गई कि भाई दुनिया का हर द्रव्यमान अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना के रखता है और उस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा द्रव्यमान आएगा उस क्षेत्र की वजह से उस द्रव्यमान पे एक बल लगेगा। इसी क्षेत्र को बच्चों हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। इतनी सी बात है। क्या सच में ऐसा क्षेत्र होता है? ना भाई। क्या मैं क्षेत्र बना रहा हूं अगर ये हम मान रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे चारों तरफ मेरे द्वारा, क्योंकि मेरे में द्रव्यमान है तो मैंने अपने चारों तरफ क्षेत्र बना रखा है। पृथ्वी में द्रव्यमान है, पृथ्वी ने अपने चारों तरफ क्षेत्र बना रखा है। दुनिया का हर द्रव्यमान क्षेत्र का निर्माण करता है जिसको हम गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखी जाए? मैंने कहा परिभाषा लिखते हैं, प्रत्येक द्रव्यमान के द्वारा अपने चारों ओर या आसपास लिख लो, अपने आसपास हर दिशा में जहां भी कोई दिशा होगी वहां अपने आसपास बनाया गया एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान
आकर्षण के बल को, आकर्षण के बल को अनुभव करता है, आकर्षण के बल को अनुभव करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपने कहा भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं इसको हटा के आपको ये बात समझा रहा हूं कि मान लीजिए यहां कोई द्रव्यमान रखा है m, इसने कहा कि भाई हम क्षेत्र बनाएंगे अपने चारों तरफ, ये हमारा इलाका होगा। ठीक है, इस द्रव्यमान ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लिया। मैंने मान लिया कि ऐसा कुछ वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर कोई द्रव्यमान यहां है तो उस द्रव्यमान पर यह द्रव्यमान बल नहीं लगाएगा, क्योंकि यह द्रव्यमान इस क्षेत्र के बाहर है, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर है। जब तक ये द्रव्यमान इस क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा इस पे बल नहीं लगेगा। जैसे ही ये द्रव्यमान इस क्षेत्र के अंदर आएगा, इस गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आएगा, इस वाले द्रव्यमान को आकर्षण बल का अनुभव होगा। इसे लगेगा कि मुझे कोई खींच रहा है। सच में वो किसने खींचा है? इस द्रव्यमान ने। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि इस द्रव्यमान ने पहले क्या बनाया होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया होगा, और उस क्षेत्र की वजह से इस पे बल लगा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। आपने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा अच्छा बताओ, कोई द्रव्यमान जब गुरुत्वीय क्षेत्र बनाएगा तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहां तक होगा? क्या उसकी कोई बाउंड्री होगी? तो मैं कहता हूं बच्चों, हर एक द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र अनंत तक फैला होता है। अनंत तक मतलब बहुत दूर तक। ऐसा नहीं है जैसे मैंने बना के दिखा दिया कि यहां तक क्षेत्र है, इसके बाद क्षेत्र नहीं है। ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया है कि इसने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रखा है, और ये क्षेत्र के अंदर जब कोई आएगा तो उस पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण का बल। ये बहुत दूर तक होता है, और ये नहीं पता चलता कि ये जहां कहां जाके शून्य होगा। कम होता जाएगा जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, ये क्षेत्र कम होता जाएगा, मतलब इसकी ताकत कम होती जाएगी, जिसको हम तीव्रता बोलने वाले हैं। लेकिन ये नहीं पता वो खत्म कहां होगा जाके। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गुरुत्वीय क्षेत्र समझ आ गया है। मैंने कहा बच्चों सुनना ध्यान से कि ये कोई द्रव्यमान m है। आपने कहा ठीक है भैया m है। मैंने कहा ये बताओ कि ये कोई बिंदु है जिसका नाम P है। इस बिंदु P पर ये जो क्षेत्र बना है, इसकी ताकत कितनी है, इसकी तीव्रता कितनी है, ये कितना मजबूत है, ये मुझे बताओ। हमने कहा अच्छा ऐसा भी कोई बात है? मैंने कहा हाँ है। जैसे आप कहो कि जैसे वो दिखा देते हैं ना फिल्मों में, जो हमारे विलेन होते हैं कि उनका अपना एक साम्राज्य होता है कि भाई ये यहाँ तक का एरिया हमारा है, या देश ही मान लो, देशों की भी सीमा होती है कि वहां तक उनकी चलती है, उसके बाद उनकी उन देशों की नहीं चलेगी, उस बाउंड्री के पार जो देश होगा वहां उसकी चलेगी। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि भाई ये क्षेत्र तो बन गया है, किसने बनाया? ये इस द्रव्यमान ने। लेकिन इस बिंदु पर जो यहां से कुछ दूरी पर है, यहां इस क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और उसी चीज को बच्चों हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आपको ये बात समझ आई कि मैं आपको क्या पूछ रहा हूं? अभी पहली बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या हम गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में समझ गए हैं? आपने कहा भैया हम समझ गए कि हर द्रव्यमान अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, जिस क्षेत्र के अंदर आते ही दूसरे द्रव्यमान एक आकर्षण के बल का अनुभव करेंगे, हम उस क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र बोल लेंगे। क्या गुरुत्वीय क्षेत्र को मापा जा सकता है क्या? पहला जवाब मेरा ये है कि नहीं, हम ये माप नहीं सकते कि गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है। हम क्या माप सकते हैं? हम उसकी ताकत को माप सकते हैं। मैं पूछूं कि ये द्रव्यमान है, इसने अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र बना लिया, मुझे बताओ इस क्षेत्र की, इस गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? इंग्लिश में इसको स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। मैं जानना चाहता हूं यहाँ ये क्षेत्र कितना मजबूत है। जैसे जैसे द्रव्यमान से दूर जाते जाएंगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, फॉर्मूला से भी देखेंगे कि इस क्षेत्र की ताकत
गुरुत्वीय क्षेत्र की ताकत कम होती जाएगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की ताकत कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। आपने कहा ठीक है। हमने मान लिया बच्चों, सुनना ध्यान से, यहां कि कोई द्रव्यमान ये क्षेत्र बनाया उसने, क्या है ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। किसका गुरुत्वीय क्षेत्र है? किसी द्रव्यमान का। कहां है वो द्रव्यमान? पता नहीं है कहां है, मुझे नहीं पता भाई कहां है, लेकिन उसने ये क्षेत्र बना लिया, यहां है यहां है यहां है, मुझे नहीं पता। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा आपसे कि भाई मुझे ना इस बिंदु पर ये बता दो कि यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र है इसकी तीव्रता कितनी है। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, उस बिंदु पर ले जाकर एक छोटा सा द्रव्यमान रख दो, एम नोट। क्या रख दो? एम नोट रख दो। समझ आ गई बात? क्या करना है? जिस बिंदु पर भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उस बिंदु पर ये एम नोट रख दो। अब क्योंकि ये एम नोट क्षेत्र के अंदर है तो इस पे बल लगेगा। आपने कहा भैया हाँ बल लगेगा। मैंने मान लिया इस पे बल लगा F। किसने लगाया? ये गुरुत्वीय क्षेत्र ने। सच में किसने लगाया? उस द्रव्यमान ने जिसने गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया होगा। लेकिन अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो द्रव्यमान है एम नोट, इसके ऊपर जो बल लगाया है ये इस गुरुत्वीय क्षेत्र ने लगाया है। तो आपने कहा ठीक है भैया, मुझे इस बिंदु पे गुरुत्वीय क्षेत्र चाहिए था, मैंने इस पे ले जाके एक छोटा सा द्रव्यमान रख दिया, उस पे कुछ बल लगा। अगर मैं उस बल को इस द्रव्यमान से ही भाग कर दूं, बल किस पे लगा? एम नोट पर। उसी बल एफ को मैं एम नोट से भाग कर दूं तो इसी को बच्चों बोलते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। मैंने कहा ई से इसको प्रदर्शित करेंगे। अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। कई जगह इसको जी से भी दिखाया जाएगा, कई जगह आपको इसको आई से भी दिखा सकते हैं, और कई जगह इसको ई से भी दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको आई से कह दिया। इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं इस तीव्रता को, तो मैंने आई लिख दिया। तो आई का फॉर्मूला बना एफ बटे एम नोट, और ये सदिश राशि होती है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हमने यहां भी वेक्टर लगाया, यहां भी वेक्टर लगाया। आपने कहा भैया ये ऐसा क्यों किया? तो मेरा पहला जवाब तो यह है बच्चों कि जब किसी राशि को परिभाषित किया जाता है तो बहुत सोच समझ के परिभाषित किया जाता है। हमने ये कहा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया हमने, इस एफ को एम नोट से भाग क्यों किया क्यों किया? हम सीधा ये भी कह सकते थे कि इस बिंदु पर इस द्रव्यमान पे इतना बल लग रहा है, उसी बल को हम तीव्रता बोल देते। मैंने कहा हाँ बोल सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि अलग अलग द्रव्यमान पर तो अलग अलग बल लगेगा। आपने पहले यहाँ 1 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा, उस पर 10 न्यूटन का बल लगा। आप 2 किलोग्राम का द्रव्यमान लाए, उस पर 20 न्यूटन का बल लगा। आप 3 किलोग्राम का द्रव्यमान लाए, उस पर 30 न्यूटन बल लगा। मतलब अलग अलग द्रव्यमान पर अलग अलग बल लगेगा। जानते हो ना, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा बल भी बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, ऐसे तो मैं 10 बच्चों को भेजूंगा कि जाओ यहां चेक करके आओ कितना गुरुत्वीय क्षेत्र है। वे अलग अलग द्रव्यमान रखेंगे, अलग अलग बल निकाल के लाएंगे। बल अलग अलग होगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा यहां जाए तो वो सिर्फ 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लेके जाए, अपनी मर्जी से ना लेके जाए कि मैं 10 किलोग्राम का ले जाऊंगा, मैं 8 किलोग्राम का ले जाऊंगा, मैं 100 ग्राम का ले जाऊंगा। वो जब भी जाए वो अपने साथ 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लेके जाए, इस बिंदु पे रखे और चेक करे कि इस पे कितना बल लगा है। उसी बल को बच्चों हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब आपको समझ आया कि मैंने इस बल को m से क्यों भाग किया, क्योंकि मैं द्रव्यमान को 1 किलोग्राम बनाना चाहता हूं। जैसे ही मैं m का मान 1 रखूंगा तो ये I का मान F के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा एकांक द्रव्यमान पर, एकांक मतलब एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा, जो भी बच्चा यहाँ इस बिंदु पे जाएगा, कोई भी जाओ, वो 1 किलोग्राम का द्रव्यमान लेके जाएगा और सब पे लगने वाला बल बराबर होगा। मतलब इस बिंदु पर ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तीव्रता बताएंगे। तो समझ ये आ गई है आपको कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक बार इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। अतः गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I
एकांक द्रव्यमान पर, एकांक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले, कार्य करने वाले गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल बोला मैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, करने वाले लो, मैं गुरुत्वाकर्षण ही लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होती है, बराबर होती है। मतलब अगर आपको किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप उस जगह जाओ और वहां कोई द्रव्यमान रख दो अपनी मर्जी से, उस पर लगने वाला बल निकाल लो और उस बल को भाग कर दो उस द्रव्यमान से जिसको आपने वहां रखा था, और यही हमारी कहलाएगी तीव्रता। मैं आपसे पूछूं यहां से कि इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसका मात्रक क्या बनेगा, आप झट से बोलोगे कि भैया ऊपर है बल न्यूटन, नीचे है द्रव्यमान किलोग्राम, तो उसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि इसका विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र आप कहोगे भैया बल का होता है mLT-2, नीचे द्रव्यमान है m से m गया तो इसका बनेगा LT-2। क्या बनेगा? LT-2। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है? आपने कहा भैया ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? मैंने कहा किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम आज के बाद यही बोल देंगे कि यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा वही होगी जो उस द्रव्यमान पर लगने वाले बल की दिशा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस द्रव्यमान पर बल इस दिशा में लगा है तो यही दिशा हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र की होगी, इसी दिशा में हमारी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो दिशा क्या होगी? द्रव्यमान पर लगने वाले बल की दिशा, जो दिशा बल की होगी वही दिशा हमारी आई की होगी, मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की होगी। तो बच्चों अपने दिमाग में ये बात डाल लो। पहली बात मैंने आपसे पूछा कि गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है। आपने कहा दुनिया में जो भी द्रव्यमान है वे सब अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेते हैं, एक काल्पनिक क्षेत्र बना लेते हैं। ऐसा कोई सच में क्षेत्र नहीं होता, ये कल्पना की गई। और जैसे ही कोई दूसरा द्रव्यमान उसके अंदर आएगा तो उस पर एक बल लगेगा, इसी क्षेत्र को हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। क्या यहाँ सच में ऐसे कोई क्षेत्र बना होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है कि द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान क्षेत्र बनाएगा, उसमें कोई दूसरा द्रव्यमान आएगा, उस पर बल लगेगा। मैंने ठीक है, क्या हम इस गुरुत्वीय क्षेत्र को माप सकते हैं? हमने कहा गुरुत्वीय क्षेत्र को नहीं मापा जा सकता, हम केवल उसकी तीव्रता को माप सकते हैं कि इस जगह गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कितना है, तीव्रता कितनी है, वो कितना मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा बताओ इस बिंदु पे गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा? आपने कहा भैया हमने यहाँ एक द्रव्यमान लेके आएंगे, छोटा सा द्रव्यमान। फिजिक्स कहता है कि ये द्रव्यमान बहुत छोटा होना चाहिए। कितना छोटा होना चाहिए? कि ये अपना कोई गुरुत्वीय क्षेत्र ना बनाए। क्या दुनिया के हर द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र बनाते हैं? मैंने कहा हाँ, लेकिन ये जो द्रव्यमान आया है ना, ये इतना छोटा है। अच्छा, जितना छोटा द्रव्यमान होगा उसका क्षेत्र उतना ही छोटा होगा, जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उसका गुरुत्वीय क्षेत्र भी उतना बड़ा होगा। तो हम कहते हैं कि ये द्रव्यमान ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि इसका अपना क्षेत्र भी लगभग 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हम ये क्षेत्र मापना, ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मापना चाहते हैं, इस बिंदु पे गुरुत्वीय क्षेत्र कितना है। अगर ये खुद भी अपना क्षेत्र बनाएगा तो यहां तो फिर 2 क्षेत्र हो जाएंगे, एक जो पहले से है जिसको हम मापना चाहते हैं और एक ये खुद का ले आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो द्रव्यमान हम रख रहे हैं उसका अपना कोई क्षेत्र ना हो। इसलिए कई जगह आपको लिखा मिलेगा इस फॉर्मूला में कि ये जो m है ना, ये m लगभग 0 है। इसको बोलते हैं m टेंड्स टू 0। m नोट बोला है, m नोट टेंड्स टू 0, मतलब m नोट का मान लगभग 0 है। 0 नहीं है, लगभग 0 है। आपने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी क्या, हाँ मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या ये सदिश राशि है? आपने कहा हाँ। क्या इसमें दिशा होती है? मैंने कहा हाँ। बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? आप कहोगे जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में इसकी तीव्रता होगी।
ठीक है, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं आपको, अगर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करेंगे? आपका जवाब होना चाहिए भैया उस बिंदु पे जाके एक छोटा सा द्रव्यमान रख देंगे, उस पे बल लगेगा, जितना बल लगेगा उसको उसी द्रव्यमान से भाग कर देंगे और हमें मिल जाएगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ समझाने की चीज नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं और आगे बढ़ाते हैं भाई अपनी बात को। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे बिंदु द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट मास, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं इसको। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको निकालना क्या है? आप कहोगे भैया हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जो किसने बनाया? बिंदु द्रव्यमान ने। हम जानते हैं कि हमारा एक छोटा सा द्रव्यमान जो एक बिंदु पे रखा हुआ महसूस होता है, जिसको मैंने m बोल दिया, इसी को हम बिंदु द्रव्यमान बोलते हैं। दुनिया के हर सारे द्रव्यमान अपने चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तो इस द्रव्यमान ने भी बच्चों अपने चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया होगा। आपने कहा भैया ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा यहां से इससे r दूरी पर, किस तरफ? कहीं भी, इधर, ऊपर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, कहीं भी कोई बिंदु है r दूरी पे जिसका नाम P है, और मैं चाहता हूं कि मुझे यह पता चल जाए इस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। आप कहोगे भैया क्या बड़ी बात है, सीख के आए हैं। सबसे पहले ये करो कि जिस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस पर ले जाके वो छोटा सा द्रव्यमान रख दो जो हमारे काम आ रहा है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के। मैंने कहा इस बिंदु P पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसी बिंदु P पर वो m नोट रख दो। क्या ये m इस m नोट पे बल लगाएगा? आपने कहा भैया दुनिया के दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे पे बल लगाएंगे, तो ये वाला द्रव्यमान इस वाले द्रव्यमान को अपनी तरफ आकर्षित करेगा F बल से। कितना होता है वो? आपने सीखा कि वो होता है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 की जगह m है, m2 की जगह m नोट है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो मैंने लिख दिया F बराबर Gm m नोट बटे r स्क्वायर। लेकिन मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। नहीं बच्चों, क्लास 12th में हम बिल्कुल सेम चैप्टर ऐसा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र है वहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा, जैसे यहाँ द्रव्यमान है वहाँ आवेश होंगे। इसलिए कई बार मेरे मुंह से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, लेकिन आप समझ जाना कि हम गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करें। सेम टू सेम क्लास 12th का जो पहला चैप्टर होगा वो इसके ही जैसा होगा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने कहा भैया कि अगर हमें इस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मुझे F को भाग करना पड़ेगा m नोट से। इस m से नहीं, जिस पे बल लगा, जिस बिंदु पे तीव्रता निकालनी है उस वाले द्रव्यमान से ही भाग करना है। आप कहोगे इस F को m नोट से भाग कर दो। F का मान है Gm m नोट बटे r स्क्वायर, और उसको भाग करना है m नोट से, तो हमारा आ जाएगा I। तो जैसे ही आपने m नोट से m नोट को काटा तो फॉर्मूला बना Gm बटे r स्क्वायर। और बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। I बराबर Gm बटे r स्क्वायर, I बराबर Gm बटे r स्क्वायर। क्या है जी? ये सारी बातें इसके बारे में करेंगे। हमने कहा जी ये I ना, I ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। मैंने कहा ठीक है, कहाँ? आप कहोगे एक बिंदु द्रव्यमान से r दूरी पे। ये m कौन है? ये वाला जिसने ये क्षेत्र बनाया है। अच्छा, r क्या है? r उस बिंदु की दूरी है जहां हम तीव्रता निकाल रहे हैं। कहां से मापनी है भाई ये दूरी? इस द्रव्यमान से। बड़ी ये फॉर्मूला सबको याद होता है, लेकिन मतलब सबको नहीं पता होता। तो आप कहेंगे कि ये m वो द्रव्यमान है जिसने ये
गुरुत्वीय क्षेत्र बनाया है। ये r उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, और ये दूरी हमें इस द्रव्यमान से मापनी है। ये g क्या है ये सबको पता है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, I बराबर gm/r²। जब भी मैं कहूं कि बिंदु द्रव्यमान और उसका गुरुत्वीय क्षेत्र एकदम से निकलना चाहिए gm/r²। जहां m द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान r, वहां से उस बिंदु की दूरी जहां हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। और बात करते हैं कुछ बच्चों यहां से ध्यान अगर दो आप, तो अगर मैं पूछ लूं इस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप कहोगे भैया अभी पढ़ के आए कि क्षेत्र की गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। बल ऐसे लग रहा है तो बिंदु P पर जो तीव्रता है वो भी ऐसे ही होगी। हाँ, और आप ध्यान से अगर देखो तो ये तो उस द्रव्यमान की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बिंदु द्रव्यमान होगा, ये जो क्षेत्र बनाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र, उसकी दिशा इसकी तरफ ही होगी। मान लो मैं क्षेत्र बना रहा हूं, मैं कहूं यहां मैंने क्षेत्र बनाया, उसकी दिशा बताओ, तो उस क्षेत्र की दिशा मेरी तरफ ही होगी। जिस गुरुत्वीय क्षेत्र जिस द्रव्यमान के कारण बना है उसकी दिशा उसी द्रव्यमान की तरफ होगी। तो मैं यहां एक नोट डाल कर लिख सकता हूं, आप भी इसको लिख लेना कि गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा ये एक सदिश राशि है, सदैव द्रव्यमान की ओर होती है, द्रव्यमान की ओर होती है। मान लो ये द्रव्यमान है और मैं कहूं ये बिंदु P है, यहां क्षेत्र बना है, दिशा बताओ, तो आप बेहिचक बता देंगे इसकी तरफ। मैंने कहा अच्छा यहां बताओ Q बिंदु पर, आप कह देंगे बेहिचक द्रव्यमान की तरफ। मैंने कहा इस बिंदु बताना, आप कहोगे ऐसे। मैंने कहा इस बिंदु बताना, आप कहोगे ऐसे। मैंने कहा इस बिंदु बताना, आप कहोगे ऐसे। इस बिंदु बताना, आप कहोगे ऐसे। मतलब कहीं भी दिशा पूछे और द्रव्यमान है ये, तो दिशा हमेशा द्रव्यमान की तरफ होगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया कोई मुश्किल बात नहीं है। कई बार बच्चों इसकी सदिश दिशा, सदिश फॉर्म की बात होती है इसकी, किसका सदिश रूप लिखो, तो बच्चों I एक सदिश राशि है तो हम I लिख देंगे, I के ऊपर वेक्टर। G एक नियतांक है, नियतांक पे नहीं लगेगा। M द्रव्यमान है, एक अदिश राशि है, और नीचे वाले चाहे सदिश हो या अदिश हो इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया जा सकता। तो अब यहां इधर तो कोई सदिश नहीं है नीचे जो r है ना, r ये विस्थापन है लगभग, ये सदिश राशि है, लेकिन ये नीचे है, नीचे वाली चीजों पे हम वेक्टर नहीं लगाते, वेक्टर हम ऊपर अंश वाली चीजों पे ही लगाते हैं। तो मुझे यहाँ दिशा बताने के लिए कुछ चीज चाहिए। आप कहोगे भैया दिशा बताने के लिए तो हम किसका यूज किया करते थे, एकांक सदिश का, तो मैं यहाँ r कैप लिख लूंगा। कैप का मतलब एकांक सदिश, किसका एकांक सदिश, r की दिशा में। मुझे बताओ r की दिशा क्या होगी। बच्चों ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कह रहा हूं ये द्रव्यमान m है, ये बिंदु P है जहां मुझे गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना है। आप कहोगे ये दूरी r है, तो इसकी दिशा तो यही होगी। भाई दिशा कहां से कहां होती है, जहां से हमने माना, यहां से दूरी मापी हमने, यहां तक मापनी है, तो दिशा ये ऐसे होगी। मतलब ये है हमारा r वेक्टर। r वेक्टर की दिशा हमेशा द्रव्यमान से उस बिंदु की तरफ होगी जहां गुरुत्वीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। लेकिन जो दिशा आई है गुरुत्वीय क्षेत्र की, वो तो ऐसे आई है क्योंकि बल इस दिशा में लगा, मतलब हमारा जो आई है वो इस r के विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा के लिए बच्चों यहाँ माइनस लगा दिखेगा आपको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये माइनस क्यों लगाया, सदिश रूप में लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, तो आप बता दोगे कि हमारा जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो हमेशा द्रव्यमान की तरफ होती है, और ये जो r है, ये r ये हमेशा द्रव्यमान से दूर होता है। द्रव्यमान से दूर ऐसे है, द्रव्यमान की तरफ ऐसे, तो विपरीत दिशा हुई, और उसके लिए मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ा। आपने कहा ठीक है भैया। कई बार r कैप की जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है, -gm/r²
जैसे मैं कहता था कि ए कैप कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो ऐसे ही आर कैप कैसे लिखा जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड जो आर है, यहाँ आर की पावर 1, यहाँ आर की पावर 2, तो टोटल पावर हो जाएगी 3। तो कई बार आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। ये सारी बात बच्चों बिंदु द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की है। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ आ गया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये भी अगर मैं यहां से बताऊं व्युत्क्रम वर्ग का नियम है? क्या होता था व्युत्क्रम वर्ग का नियम? जब कोई राशि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो यहां तो दिख रहा है कि ये जो तीव्रता आ रही है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, जैसे हमारे न्यूटन के नियम ने किया था Gm1m2/r²। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा i घटता जाएगा। अगर आप r का मान आपने 2 गुना कर दिया, अगर आप किसी जगह से 2 गुना दूर चले गए, पहले यहां थे मतलब 2 मीटर पे थे, अब आप 4 मीटर दूर चले गए, 2 गुनी दूरी कर दी, तो आप कहोगे 2 गुना करने पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना। तो इसका मतलब i का मान 4 गुना कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप द्रव्यमान से दूर जाओगे r का मान बढ़ता जाएगा, i का मान घटता जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाएगा, सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। जितना पास रहोगे गुरुत्वीय क्षेत्र उतना मजबूत, जितना दूर जाओगे गुरुत्वीय क्षेत्र उतना ही कमजोर होता जाएगा। बच्चों अब तक हमने इस क्लास 11 के फिजिक्स में जो ग्राफ देखे थे उनमें हमने ग्राफ सिंपल वाले देखे बिल्कुल, कि भाई इसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, सरल रेखा। इस चैप्टर से बच्चों हमारे ग्राफ भी शुरू हो जाते हैं। अब यहीं से आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बनाओ इस r के साथ, कि r की तुलना में i का मान कैसे बदलेगा। तो हम ऐसे ग्राफ को बोल देते हैं i वर्सेस r ग्राफ, I वर्सेस R ग्राफ। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिंदु द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन के लिए एक ग्राफ का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बिंदु द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना होता है I बराबर Gm/r²। आप क्या करेंगे? सिंपल बात बता रहा हूं, पहले में यहाँ I ले लेंगे और यहाँ R ले लेंगे। आप ये देख रहे हो कि जब R का मान 0 है, अगर मैं R का मान यहाँ R का मान में कितना कर दूं, आपको भैया यहाँ R का मान 0 होता है। जैसे ही आप यहाँ R का मान 0 डालोगे तो आपको महसूस होगा कि किसी चीज को हम 0 से भाग कर रहे हैं तो वो अनंत होने वाला है। मतलब जब R 0 रहा होगा तो I का मान अनंत, अनंत मतलब अपरिभाषित, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो ये कहीं यहाँ लिखा जाएगा। अनंत इधर ही होता है, यहाँ लिखा जाएगा। R का मान लगभग 0, I की मान की कोई परिभाषा नहीं है। इसका मतलब भी समझ लो। मान लो इस बिंदु पर द्रव्यमान रखा है और मैं कहूं इसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बताओ, तो आप कहोगे भैया जिस जगह द्रव्यमान खुद बैठा होता है वहां गुरुत्वीय क्षेत्र के मान को नहीं बताया जा सकता, कोई परिभाषा नहीं है, इसके मान की कोई वैल्यू हमें पता ही नहीं है कितनी होगी। हम तो इससे दूर जाने पर, थोड़ा सा भी वहां से हट जाओ बता देंगे, इससे थोड़ा सा आगे चले जाओ मैं बता दूंगा। लेकिन जिस जगह खुद द्रव्यमान बैठा है उस जगह गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा मैं नहीं बता सकता, परिभाषित ही नहीं है, इसलिए मैंने इस बिंदु को यहां रख दिया, इसको अनंत बोल देते हैं। जैसे जैसे r बढ़ेगा I का मान घटता जाएगा, r बढ़ेगा I का मान घटता जाएगा। मुझे बताओ I 0 कब होगा, इसका मान 0 कब होगा? आप कहोगे भैया जब ये अनंत हो जाएगा। R का मान जब अनंत हो जाएगा यहाँ तो I का मान लगभग 0 हो जाएगा। इसीलिए बच्चों ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस ग्राफ को आप याद करेंगे, रटेंगे, रटना बोल लो, रटना, समझाना मैंने दिखा दे थोड़ा सा, बाकी आप इसको रटेंगे और आप कह सकते हैं कि I का मान 1/r² के अनुक्रमानुपाती है या r² के व्युत्क्रमानुपाती है। r बढ़ता जाएगा I घटता जाएगा। ये ग्राफ होता है बच्चों, ये बहुत फेमस ग्राफ है। आप कभी भी नीचे r² दिखाई दे या दूरी का स्क्वायर दिखाई दे हमेशा ऐसा ही ग्राफ बनेगा। कई बार आपको यहाँ r की घात 1 भी दिखाई देती है, वो ग्राफ होता तो ऐसा ही है लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा दूर होकर हटता है। कई बार यहाँ आपको r की घात 3 भी दिखाई देगी, वो ग्राफ शुरू यहीं से होगा लेकिन वो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है।
ये r की घात 3 का ग्राफ है, ये r की घात 2 का ग्राफ है, और अगर r की घात 1 होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे r की घात 2 की बात करनी है। अभी r की घात 1 वाला भी आएगा इस चैप्टर में, जब हम विभव पढ़ेंगे वहां आपको r की घात 1 का ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा, और इस चैप्टर के लास्ट तक आपको ये ग्राफ रटने मतलब इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आप कभी भी ऐसी चीजें देखेंगे आप एकदम से ग्राफ बना देंगे। I व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों जब कहीं आप कंपटीशन में बैठते हैं अच्छे वाले में, तो वहां ये ग्राफ कुछ अलग सा आपको दिखाई देगा, अलग सा दिखाई देगा। कैसा? क्योंकि एक सदिश राशि है, वो दिशा की बात कर लेता है और दिशा के हिसाब से ग्राफ बना देता है। तो मैं आपको ये ग्राफ दिशा के हिसाब से भी बना के दिखा रहा हूं। बताना बच्चों मुझे, यहाँ ये बना रहा हूं मैं, ऐसे 4 हिस्से कर दिए मैंने, चतुर्थांश होते हैं जैसे, ऐसे कर दिए मैंने। यहाँ r लिया और मैंने यहाँ I लिया। अब मुझे एक बात बताना, इस बिंदु पे मैं मान लेता हूं यहां मूल बिंदु पे कि हमारा द्रव्यमान बैठा है, इस मूल बिंदु पे हमारा द्रव्यमान बैठा है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आप इससे दूर जाओगे तो इधर r का मान प्लस होगा। आपने कहा हाँ, लेकिन I का मान कैसा आएगा? माइनस आएगा। अभी आपने सदिश रूप देखा था कि हमारा I वेक्टर आया था -gm/r²। आया था नहीं आया था? आप कहोगे भैया बिल्कुल आया था। मतलब जब r का मान प्लस होगा तो I का मान माइनस होगा। मैं एक बार अच्छे से आपको करके दिखाता हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे हम। क्या कहा मैंने आपको कि भाई अभी आपने ना I का सदिश रूप पढ़ा था। सदिश रूप क्या था? gm/r²। आपने यहाँ r कैप लगाया था, लेकिन यहाँ माइनस लगाया था। वो मैंने आपको समझाया कि क्यों, क्योंकि ये I हमेशा r के विपरीत दिशा में होगा। या मैं ये कहूं कि जब r प्लस होगा, ये r कैसा होगा? प्लस। इसकी नहीं, इसकी बात ना करो, दिशा की बात कर रहे हैं। जब ये r ऐसे होगा, मतलब ये दिशा हमेशा प्लस मानी जाती है, तो हमारा I प्लस माइनस माइनस आएगा। मतलब r के प्लस होने पर I हमारा माइनस होगा, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, फिर हमें ये ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा अगर दिशा के हिसाब से बनाना पड़ा। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया, जब r प्लस होगा तो I माइनस होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि I में अब इस r को मैं इधर ले रहा हूं, तो ये r की दिशा कैसी हो जाएगी? माइनस। जैसे ही मैं इस r को माइनस रखूंगा, आप कहोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और I का मान प्लस हो जाएगा। r बच्चों ये माइनस होता है और I यहाँ प्लस होगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो कई बार ये ग्राफ आपको ऐसे भी दिखाई देगा, जनरली ऐसा बनता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है कि यहाँ r प्लस है, r के प्लस होने पे I माइनस होगा, तो ये ग्राफ यहाँ I माइनस की तरफ बनेगा। इधर r माइनस है, r के माइनस होने पे I प्लस हो रहा है, तो I प्लस ऊपर की तरफ है, तो ग्राफ यहाँ बनेगा। ठीक है, ये आपको चीजें हेल्प करेंगी। आप इनको एक बार नोट करेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए बच्चों बढ़ाते हैं आगे बात, और यहां से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आप पहले ये ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपको एक अकेला द्रव्यमान दिखाई दे और कहा जाए कि इससे r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान कितना है, तो आप एकदम से बता देंगे I बराबर gm/r²। याद करेंगे भाई। और इस I की दिशा हमेशा इस द्रव्यमान की तरफ होगी। जैसे द्रव्यमान आकर्षित करता था, ऐसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र भी हमेशा द्रव्यमान की तरफ होगा। ठीक है, पहला सवाल हमें कहता है, पहला सवाल कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा A है। कितनी है? A। हमें कहा गया है कि यहां द्रव्यमान m है, यहां भी द्रव्यमान m है, तो आप इस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताएं। आपने कहा भैया कैसे होगा? मैंने कहा एक सवाल में बताऊंगा, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि हुआ है नहीं हुआ है। मैंने कहा पहले ये पता करो इस P के आसपास कितने द्रव्यमान हैं, या पहले ये पता करो इस P पर कितने गुरुत्वीय क्षेत्र हैं। बेटा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है P पर, लिख देता हूं P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
तीव्रता ज्ञात करो। अच्छा बच्चों, कई बार ना खाली ये बोल देते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र ज्ञात करो, तो ये मत मानना कि गलत कर दिया। कहने का मतलब ये है वो तीव्रता आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करो पी पे तीव्रता कितनी है या कितने क्षेत्र पी पर है। क्षेत्र कौन बनाता है? द्रव्यमान। इसके आसपास कितने द्रव्यमान हैं? 2 द्रव्यमान है। इसका मतलब इस बिंदु पर 2 क्षेत्र बनेंगे। कौन से क्षेत्र? गुरुत्वीय क्षेत्र। पहला कौन बनाएगा? m। दूसरा कौन बनाएगा? ये दूसरा है। अच्छा जी, ये m यहां इस p पे गुरुत्वीय क्षेत्र बनाएगा। हाँ, उसकी दिशा क्या होगी? आप कहोगे भैया गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा हमेशा द्रव्यमान की तरफ होती है, मतलब इस बिंदु पर इस m के कारण जो क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा ये होगी। और मैंने इसको बोला I1। क्या बोला? I1। क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं I से, तो मैंने इसको I1 बोल दिया। ये m भी इस पे क्षेत्र बनाएगा और इस क्षेत्र की दिशा होगी ऐसे, इसको मैंने बोल दिया I2। इन दोनों के बीच का कोण आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, तो ये होगा 60 डिग्री। आपने कहा भैया ठीक है, ये तो ऐसा ही है जैसे हम बल निकाल लेते। मैं कहा हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बल निकाल रहे थे, बस यहाँ बल ना निकाल के हमें तीव्रता निकालनी है। तो अब आपने पहले ये चेक कर लिया कि कितनी तीव्रता है, उनकी दिशा क्या है। अब इनके मान निकाल देते हैं। मैंने पूछा I1 कितना होगा, आप कहोगे I किसकी वजह से है? m की वजह से। कितनी दूरी पर? a की दूरी पर। तो फॉर्मूला होता है gm/r²। gm/r की जगह a है तो ये a² हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा I2 कितना है? आपने कहा भैया I2 बनाया इसने, तो ये होगा gm/a²। और ये तो दोनों बराबर है। मैंने कहा हाँ, तो I1 बराबर I2 और मैंने बोल दिया कि I, ये मैंने माना। पता क्या है कि I1 I2 के बराबर है, मैंने दोनों को I मान लिया। आपने कहा ठीक। इस बिंदु P पर कितने गुरुत्वीय क्षेत्र हैं? आपने कहा 2। तो टोटल कैसे निकालने? तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, तो आप कहोगे कि I का नेट मान निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। देखो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, लेकिन आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक ही बिंदु पर बहुत सारे प्रभाव एक साथ दिख रहे हैं, उनका परिणामी प्रभाव हमें निकालना है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत लग रहा है, भले ही मैं नाम देकर नहीं कर रहा हूं। आप कहोगे I1 कितना? I, तो I का स्क्वायर, I2 भी कितना? I का स्क्वायर, 2 I1 I2 दोनों I हैं तो I स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है? आप कहोगे 60 डिग्री cos 60। cos 60 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 जाएगा, ये बचेगा √3 I स्क्वायर, या जाएगा √3 और I का मान है बच्चों gm/a², तो आ जाएगा √3 gm/a²। यह आया हमारा परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र इस बिंदु P पर। ये तो हमने मान निकाल लिया। कोई आपसे दिशा पूछे तो आप कहना इस बिंदु पे 2 क्षेत्र हैं, दोनों का मान बराबर है, तो परिणामी बिल्कुल बीच में आएगा 30 डिग्री पे। ये हमारा आया है I नेट। क्या आया है? I नेट। कोई मुश्किल चीज नहीं थी, इसको हटा रहा हूं। आगे बढ़ेंगे और करेंगे अब एक वर्ग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग, इसकी भुजा भी a है, सारी भुजाएं a। यहां रखा है m द्रव्यमान, यहां भी रखा है m द्रव्यमान और यहां भी रखा है m द्रव्यमान। द्रव्यमान बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कह दिया इस बिंदु P नाम दे दिया हमने इसका, इस बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। पहला काम, कितने गुरुत्वीय क्षेत्र? आपने कहा भैया इसके आसपास 3 द्रव्यमान हैं, हर एक द्रव्यमान एक क्षेत्र बनाएगा, तो एक क्षेत्र बनेगा इसकी वजह से, एक बनेगा इसकी वजह से, एक बनेगा इसकी वजह से, तो बिंदु P पर कुल 3 क्षेत्र होंगे। इसकी वजह से आप कहोगे ऐसे, इसकी वजह से आप कहोगे ऐसे, इसकी वजह से आप कहोगे ऐसे। मैंने इसको कहा I1, इसको कहा I2, इसको कहा मैंने I3 और सब के ऊपर लगा दिया वेक्टर। ठीक है, समझ रहे होंगे कि भैया विकर्ण के अनुदिश है। ये पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे। आपने कहा ठीक है भैया, बताना I1 का मान। आप कहोगे I1 होगा इसकी वजह से इस बिंदु पे कितनी दूरी पे? a दूरी पे। फॉर्मूला होता है gm/a²।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा I2 बताना, I2 है, इसकी वजह से ये भी होगा GM बटे A स्क्वायर, मतलब I1 I2 बराबर है। I3 बताना, आप कहोगे भैया I3 इसकी वजह से है और ये दूरी होती है, अगर ये A है ये भी A है तो ये पूरी A रूट 2 होती है। कितनी? A रूट 2, तो ये बनेगी GM अपॉन A रूट 2 का स्क्वायर और ये बनेगा GM बटे 2A स्क्वायर। अगर मैं मान लूँ कि I बराबर GM A स्क्वायर, या ये कहो कि GM A स्क्वायर को मैं कितना मान लूँ I, तो ये I1 कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये I हो जाएगा, I2 भी कितना हो जाएगा? I हो जाएगा, और ये हो जाएगा I बटे 2। GM बटे A स्क्वायर कितना? I, तो ये बना I बटे 2। अब मुझे बताओ इस बिंदु P पर कितने क्षेत्र है? आप कहोगे भैया 2 हैं। I1 I2 बराबर है, तो इनका जो परिणामी होगा बिल्कुल बीच में होगा। आपने कहा भैया बिल्कुल, कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे, और उसी दिशा में I3 है, तो इसका मतलब I1 और I2 का जो परिणामी होगा उसकी दिशा वही होगी जो I3 की है। तो मतलब मैं I1 और I2 का परिणामी निकाल के I3 के साथ जोड़ दूंगा तो मुझे बिंदु P पर कुल क्षेत्र मिल जाएगा। मैं करके आपको बताता हूं। अतः I1 व I2 का परिणामी, मैं इसको बोल देता हूं I डैश। कितना बोल देता हूं? I डैश। आप कहोगे फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। I1 और I2 के बीच का एंगल 90 है, कोस 90 0 होता है, तो बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I1 प्लस I2 स्क्वायर, I1 कितना है? I है, I2 कितना है? I है, I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर 2I स्क्वायर, या कहिए रूट 2I। और इसकी दिशा क्या होगी? I डैश की दिशा वही होगी जो I3 की है, क्योंकि I डैश व I3 की दिशा समान है, एक ही दिशा है, इसीलिए I डैश व I3 का परिणामी, अब तो 2 ही बचे ये भाई। I1 और I2 को सोल्व करके कौन आया? I डैश, तो I1 I2 तो गए, I डैश बचा और साथ में बचा I3, दोनों एक ही दिशा में का परिणामी मैं इसको बोल दिया I नेट, और वह जाएगा I डैश प्लस I3, क्योंकि जिनकी दिशा समान होती है हम उनको सीधा सीधा जोड़ देते हैं। आपने कहा ठीक है भैया। I डैश कितना है? रूट 2I। I3 कितना है? I बटे 2, कॉमन आ गया 1 बटे 2, यहाँ से सॉरी कॉमन लेंगे I, यहाँ रूट 2 और यहाँ 1 बटे 2, और इस I का मान कितना है? GM बटे A स्क्वायर। तो आंसर आ गया ये आया हमारा I नेट, मतलब बिंदु P पर, इस बिंदु P पर कुल क्षेत्र कितना है? इतना। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और बात बताओ, यहीं के यहीं मान लो आप ये कहो कि इस बिंदु P पर भी, ये जो बिंदु P है हमारा, ये वाला बिंदु P, इस पे भी हम द्रव्यमान रख दें, ऐसे रख दें। यहां भी हमने m द्रव्यमान रख दिया और मैंने कहा यहां केंद्र पे बताओ, केंद्र पर कितना गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। आपने कहा भैया इस केंद्र पर ना 4 गुरुत्वीय क्षेत्र होंगे, 1 2 3 4। इन चारों की वजह से यहाँ केंद्र पर 4 क्षेत्र होंगे, 4। मैंने कहा ठीक है। इसकी वजह से ये होगा ऐसे, हाँ जी, इसकी वजह से ये होगा ऐसे, क्षेत्र हमेशा द्रव्यमान की तरफ होता है। इसकी वजह से होगा ऐसे, इसकी वजह से होगा ऐसे। मैंने कहा अच्छा बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये अगर यहाँ क्षेत्र निकालना है तो दूरी मुझे द्रव्यमान से चाहिए। आप कहोगे भैया ये पूरी a रूट 2 होती है तो उसकी आधी हो जाएगी a बटे रूट 2, ये दूरी भी a बटे रूट 2, ये दूरी भी a बटे रूट 2, ये दूरी भी a बटे रूट 2। तो मतलब इस बिंदु की दूरी हर द्रव्यमान से बराबर है और द्रव्यमान भी सारे बराबर है। मतलब अगर m इस बिंदु पर I बनाएगा I, तो ये भी I बनाएगा। वैसे दिशा अलग है तो मैं इसको बोल देता हूँ ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि I1 का परिमाण, I2 का परिमाण
और I3 का परिमाण और I4 का परिमाण बराबर है। मतलब अगर ये सब का परिमाण मैं I मान लूं तो ये भी I है, मतलब दिशा अलग है, परिमाण की बात कर रहा हूं। ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये और ये विपरीत दिशा में, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो कुल क्षेत्रफल बनेगा, क्षेत्रफल नहीं क्षेत्र, वो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब यहाँ केंद्र पर इन सब द्रव्यमानों की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब यहाँ और यहाँ का द्रव्यमान बराबर हो, यहाँ और यहाँ का द्रव्यमान बराबर हो। अगर ये और ये अलग हो गया, मान लो मैं कह दूं कि भाई ये m है, ये आपका 2m है, ये 3m है और ये 4m है, तो क्या अब ये वाला I1 m की वजह से इस वाले 3m वाले की वजह से ज्यादा बराबर होगा क्या? आप कहोगे नहीं, बड़ा द्रव्यमान का क्षेत्र भी बड़ा होगा, मतलब I3 का मान I1 से बड़ा होगा। तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ जो बनेगा I3 माइनस I1, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये बड़ा होगा I4 I2 से, तो ये आ जाएगा I4 माइनस I2। फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक जैसे द्रव्यमान रखे मिले, सममिति मिले, सममिति, यहाँ 2m है तो यहाँ भी 2m है, यहाँ 4m है तो यहाँ भी 4m है, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि बीच में गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होने वाला है। आपने कहा ठीक है भैया, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक षटभुज दिया है, षटकोण भी बोल देते हैं जिसको, जिसमें 6 भुजाएं हैं या 6 कोण हैं, और ये समषटभुज है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर है। हमें कहा गया है कि यहाँ एक द्रव्यमान m है, यहाँ एक द्रव्यमान m है, यहाँ भी एक द्रव्यमान m है, और बच्चों यहां भी एक द्रव्यमान m है। यहां 1 2 3 4 द्रव्यमान रखे हैं यहां, और यहां कोई द्रव्यमान नहीं है। हमें कहा गया है कि अगर इस षटकोण की हर भुजा L है तो इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इन भुजाओं को मिला लें ऐसे। ये जहां एक दूसरे को काटेंगी उसी को बच्चों हम इस षटकोण का, षटभुज का केंद्र कहते हैं। हमें इस बिंदु पर, मान लो ये O बिंदु है, O, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? आप कहोगे भैया इस बिंदु पे हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कितनी होंगी? आपने कहा 4 द्रव्यमान है, 4 तीव्रता। मैंने कहा इसकी वजह से, मैंने कहा ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, और इसकी वजह से ऐसे। भुजा ये L है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो षटकोण होता है उसका हर एक कोण 120 डिग्री होता है, और अगर मैं ये आधा आधा करूं, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। मतलब आपको ये जो त्रिभुज बना दिखाई दे रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब ये कोण 60 है, ये भी 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 कोण 60 है, 60 डिग्री का कोण है। आपने कहा ठीक है। मुझे फील ऐसा आ रहा है बच्चों कि यहां जितना गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा इसकी वजह से उतना ही बनेगा इसकी वजह से, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मतलब इस द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र इस द्रव्यमान के गुरुत्वीय क्षेत्र को कैंसिल कर देगा, मतलब ये इसको काट देगा, तो बचेंगे यहाँ 2। मुझे ऐसा लग रहा है, सही बात भी है। मैं कहूँ अगर मान लो, सुनो, अगर ये दूरी मैं मान लू, ये दूरी L है, थोड़ी वैसे तो ये L है, मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी, द्रव्यमान भी सारे बराबर हैं। तो मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि इस बिंदु पे जितना क्षेत्र ये वाला बनाएगा उतना ही ये बनाएगा, उतना ही ये बनाएगा, उतना ही ये बनाएगा। मैं नाम देता हूं इनको। मैंने इसको बोला I1, इसको बोला I2, मैंने इसको बोला I3, मैंने इसको बोला I4, और सब के ऊपर लगाया वेक्टर। अलग अलग है, दिशा में अलग अलग है, लेकिन पता ये चल रहा है कि सबके परिमाण बराबर हैं। I1 I2 के बराबर है,
I3 के बराबर है और I4 के बराबर है, और मैंने मान लिया सबको I, ये मैंने माना लास्ट की बात ये वाली। ये पता है मुझे भाई क्यों बराबर है, सारे द्रव्यमान बराबर हैं, इस बिंदु की दूरी हर जगह से बराबर है, तो सारे जो क्षेत्र बनेंगे उनका मान बराबर होगा, दिशा अलग है। तो I1 व I2 परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है, दिशा विपरीत है भाई, दिशा में विपरीत है। अतः दोनों कौन I1 व I2 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। आपने कहा ठीक है, मतलब भैया ये I1 इस I2 को खत्म कर देगा, तो बिंदु O पर, अतः बिंदु O पर जो केंद्र है, कौन कौन बचा अब, I3 व I4 पर परिणामी क्षेत्र, जो क्षेत्र बनेगा वो परिणामी क्षेत्र केवल I3 व I4 के कारण बनेगा। आपने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूं, हटा दूं क्या, लो मैं इसको हटा दिया, सच में नहीं हटाना। अब यहां दो बचे I3 I4, और दोनों के बीच का कोण आपको बताया मैंने अभी कि ये समबाहु त्रिभुज बनता है, तो इनके बीच का कोण 60 डिग्री होगा, और मुझे ये भी पता है I3 I4 बराबर है, जो परिणामी आएगा वो भी कहीं बीच में आएगा, मतलब 30 डिग्री के कोण पे आएगा यहां से, तो ये I नेट आ गया। लेकिन मुझे अब ना इस I3 का मान चाहिए और मुझे I4 का मान चाहिए, मुझे पहले ही पता है दोनों बराबर है, तो मैंने I3 को I4 के बराबर लिख लिया, और फॉर्मूला होता है GM/R²। M तो कितना है, M है, ये मत कहना कि हम 2 की वजह से लिख रहे हैं तो M और M लिख लो। मैंने कहा भाई इसका भी इतना ही बनेगा, इसका भी इतना बनेगा, दोनों बराबर हैं, और उसका मान कितना है, मैंने I मान रखा है, लो मैंने I मान रखा है, तो ये बनेगा GM/R²। मैंने कहा M क्या है, आप कहोगे भैया ये द्रव्यमान जिसने यहाँ क्षेत्र बनाया। R क्या है, इस बिंदु की यहाँ से दूरी, ये दूरी R है, मुझे ये दूरी R चाहिए बच्चों, ये हमारा I3, कितनी दूरी बनेगी है। आप कहोगे भैया जब यह समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तो हर भुजा बराबर होगी, जब ये भुजा L है तो ये और ये भी बराबर होगी, मतलब ये R का मान L है, तो ये बनेगा GM/L²। तो I3 I4 दोनों का मान आ गया GM/L², और इस बिंदु पर जो I नेट बनेगा वो बनेगा √A² + B² + 2AB cos थीटा। A की जगह I3 मतलब I का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब I का स्क्वायर प्लस 2AB I × I cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। cos 60 1/2, 2 से 2 गया, I² तो बना 3I², I बाहर आ गया, √3I आ गया, और I का मान है GM/L², तो I नेट आ गया बच्चों √3 GM/L²। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा आपको इसमें सोचना था। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के, ठीक है, और ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, जो आसान सा क्वेश्चन लेकिन कंसेप्चुअल। जैसे एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया था बल के लिए, ऐसा ही ये वाला हम करेंगे, जिसमें हम ये पता करेंगे कि अगर कहीं दो द्रव्यमान एक रेखा के ऊपर रखे हैं तो उस रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जिसको हम नल पॉइंट बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं, नल पॉइंट। जिस बिंदु पर कुल गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा हम उसको नल पॉइंट या उदासीन बिंदु बोल देते हैं, क्योंकि वहां कोई क्षेत्र नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जो भी है नंबर में ध्यान नहीं रहा कौन सा। हमने कहा ये एक रेखा है, ये सच में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये रेखा बना के दिखाई। यहां एक द्रव्यमान m है और एक द्रव्यमान बच्चों यहां 4m है। इन दोनों के बीच की दूरी कहा गया है d है। हमें कहा कि इस रेखा के ऊपर कहीं भी इधर 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 कहीं भी एक ऐसा बिंदु ढूंढ के बताओ, या ऐसे बिंदु ढूंढ के बताओ जहां गुरुत्वीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था बच्चों
कि कुल बल शून्य करना था, यहाँ हमें कुल क्षेत्र शून्य करना है। पहले तो मुझे बताओ कि कहीं भी अगर आप कोई बिंदु उठा लोगे उस पर कितने क्षेत्र होंगे? आपने कहा भैया दो द्रव्यमान है तो क्षेत्र भी दो ही होंगे। मैंने कहा हाँ। अगर उस बिंदु पर कुल क्षेत्र को शून्य करना है तो वे दोनों क्षेत्र कैसे होने चाहिए? आपने कहा भैया पहली बात तो विपरीत होने चाहिए, तभी तो घटेंगे। शून्य कब होगा? जब एक चीज में से दूसरी चीज घटाएंगे। जोड़ने पे तो हमेशा शून्य नहीं हो। दो पॉजिटिव चीजों को मान लो 5 और 5 को जोड़ दोगे 10 आ जाएगा। घटाना पड़ेगा तभी शून्य होगा। मैंने कहा एक बिंदु पे हमेशा दो क्षेत्र होंगे। कुल शून्य करने के लिए दोनों पहली बात तो विपरीत होने चाहिए तभी घटा पाएंगे, और जीरो करने के लिए दोनों बराबर भी होने चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेक करो इस रेखा के ऊपर ऐसे में कौन से बिंदु हैं जहां दिशा विपरीत हो सकती है। मैंने कहा यहाँ चेक करो। वैसे पता है मुझे, पिछले वीडियो में किया था कि इस 4m की वजह से यहाँ जो क्षेत्र होगा ऐसा आएगा। क्षेत्र हमेशा, गुरुत्वीय क्षेत्र हमेशा द्रव्यमान की तरफ होता है, तो ये आया। इसकी वजह से भी यहाँ ऐसे होगा। दोनों क्षेत्र की दिशा समान हो गई तो शून्य नहीं हो सकता, यहाँ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही इस तरफ भी बच्चों ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस m की वजह से ऐसा होगा, उस 4m की वजह से ऐसा होगा। तो इस द्रव्यमान से उधर और इस द्रव्यमान से इधर ऐसा कोई बिंदु नहीं हो सकता जहां गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य किया जा सके। और हमें पता चल गया है ऐसा बिंदु तो इनके बीच में ही कहीं होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऐसा बिंदु हमेशा छोटे द्रव्यमान के पास होगा। मैंने मान लिया ये वो बिंदु है P जो कि m द्रव्यमान, छोटे वाले द्रव्यमान से x दूरी पर है, जहां कुल क्षेत्र शून्य है। पहली बात, यहां क्षेत्र कितने होंगे? आप कहोगे भैया इस m की वजह से ऐसे होगा, कितना? I1। मैंने कहा इस 4m की वजह से इधर होगा कितना? I2। और अगर ये दोनों आपस में बराबर भी हो गए, दिशा विपरीत है, तो कभी इनके ऊपर वेक्टर लगा दो ना। अगर इनके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तब आप समझ जाओगे I1 प्लस I2 कितना होगा? शून्य। लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात करने हैं कि दोनों का मान बराबर है। दिशा तो हमने विपरीत पहले ही कर ली, दिशा विपरीत है तभी तो यहाँ की बात करें, वरना यहाँ भी कर लेता मैं। आपने कहा ठीक है। I1 का मान कितना होगा? आप कहोगे GM। I1 किसने बनाया? M ने। कितनी दूरी पे? x दूरी पे, x²। I2 किसने बनाया? 4m ने। तो GM की जगह लिखूंगा 4m। और कितनी दूरी पे? टोटल दूरी d है, ये x है, तो बचा हुआ d माइनस x होगा और उसका स्क्वायर। g से जाएगा g, m से जाएगा m, ये इधर आएगा d माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर को कंपेयर किया, हटा दिया, तो ये आ जाएगा d माइनस x बराबर 2x। x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर d। तो x का मान आ जाएगा d/3। मतलब छोटे द्रव्यमान से d/3 दूरी पर हमें एक ऐसा बिंदु मिल रहा है जहां कुल क्षेत्र का मान शून्य है। यहाँ ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये बिंदु हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां दोनों बराबर हों और दोनों विपरीत हों। तो इस वाले केस में द्रव्यमानों में तो आवेशों में आगे बच्चों इधर भी मिल सकते हैं जब हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन द्रव्यमानों के केस में ये हमेशा इनके बीच में कहीं होगा। और अगर दोनों द्रव्यमान बराबर है तो ये बिंदु बिल्कुल बीच में होगा। लेकिन एक छोटा द्रव्यमान है, एक बड़ा द्रव्यमान है, तो ये बिंदु हमेशा छोटे द्रव्यमान के पास होगा। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। अगर मैं बड़े द्रव्यमान के पास मान लूं तो बड़े द्रव्यमान का क्षेत्र तो वैसे भी बड़ा होता है। I का फॉर्मूला क्या है? GM/r²। जितना बड़ा द्रव्यमान उतना बड़ा I। आपने कहा ठीक है। अगर मैं ये बिंदु 4m के पास मान लूं तो 4m का क्षेत्र तो वैसे भी बड़ा हो रहा है, और पास आने पे ये दूरी भी कम होगी, और ये दूरी कम हो गई तो ये I और बढ़ जाएगा। मतलब इस बड़े द्रव्यमान के पास आने में दिक्कत ये है कि उसका क्षेत्र पहले से ही बड़ा है, पास आने से वो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके क्षेत्र को घटाया जाए, इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाए। इसका क्षेत्र तब बढ़ सकता है छोटे का जब इसके पास आए, इसका क्षेत्र तब घट सकता है जब इससे दूर जाए। तो इसलिए ऐसा बिंदु जहां क्षेत्र को शून्य करना है वो हमेशा छोटे द्रव्यमान के पास होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेना। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।